हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुलक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमर। हमने पिछली कक्षा में कार्बन के यौगिक में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के बारे में तो पढ़ी है, जिसमें आपने देखा था कि वे सभी जो है आपस में जुड़ करके, जिसमें कार्बन 2 से 1000 तक के श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं और कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों बहुलीकरण। तो क्या कहा जाता है बहुलक या बहुलीकरण की प्रक्रिया? तो देखिए, कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर के उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं बहुलीकरण। और जो कम भार वाले जो अणु होते हैं ना, यानी कि कम अणुभार वाले अणु को एकलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकलक। और उनसे बने अधिक अणुभार वाले अणु को बहुलक कहते हैं। और इस प्रकार से एक बहुलक से बहुत सारे एकलक होते हैं। यानी कि एक जो बहुलक होते हैं ना, उनके बहुत सारे क्या होते हैं? एकलक होते हैं। और जिनकी संख्या को हम लोग एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट, टेरिलिन, पॉलीथीन आदि जो है बहुलक के ही उदाहरण है। तो ये सभी क्या है? एक बहुलक है। एग्जाम्पल के तौर पर के आप देखेंगे, मान लो आप एक चैन का, जैसे मैंने एक एक कड़ी बना लिया है ना, ये सभी के सभी जो है आपस में फंसे हुए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जैसे ये एक कड़ी को अगर आप क्या कहते हैं? एक लाख कहते हैं, है ना? यानी कि एक लाख यानी हिंदी में जिसको कहा जाता इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमर। अब ये पूरी जो लंबी चैन बन गई, ये क्या हो गया? जुड़ के पूरी लंबी चैन बन गई। ये हजारों या लाखों की संख्या में भी हो सकती है। तो ये पूरी चैन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दोस्तों बहुलक, या इंग्लिश में कहे तो इसी ही कहते हैं हम लोग पॉलीमर। तो इस प्रकार से कहाँ बनेगी? इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के पदार्थों, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या पॉलीथीन है, टेरिलिन है, इन सभी का जो अणु का निर्माण होता है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं, ये बहुलक जो है दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक एवं दूसरा जो है संश्लेषित। तो प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से बनी होती है। और संश्लेषित किसे कहेंगे? जिसे मानव के द्वारा निर्मित होती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक। तो कुछ बहुलक जैसे रेशम, ऊन आदि जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, तो रेशम भी जो है एक बहुलक है। याद रख ले, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो भूलना नहीं है आपको। रेशम और ऊन ये सभी क्या है? एक बहुलक है जो जंतुओं से प्राप्त होती है। और स्टार्च, सेलुलोज जैसे बहुलक पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है तो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। बहुलक के बारे में हमने दैनिक जीवन में बहुत आसान बना दिया है। आप आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि आपको कई प्रकार के बहुलक के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। आपने प्राकृतिक बहुलक के बारे में देखा। अब देखिए दोस्तों, संश्लेषित बहुलक जिसे मानव के द्वारा निर्मित है, एक तो है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। पॉलीथीन का जो है यूज बहुत अधिक मात्रा में वर्तमान में होने लगा है ना? तो पॉलीथीन एथीन नामक एक लक की लंबी श्रृंखला से बना होता है। इसे मुख्यतः दो प्रकार से बनाया जाता है और दोनों विधियों से प्राप्त पॉलीथीन का स्वभाव या प्रकृति अलग अलग होती है। तो एक है कम घनत्व वाले पॉलीथीन, जिसे हम इंग्लिश में एलडीपी कहते हैं, या फुल फॉर्म इसका कहे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन कहलाता है। यदि एथीन एथिलीन अणु, देखिए दोस्तों यहाँ पास एथिलीन ये एकलक का काम करेगा। यदि एथिलीन के बहुत सारे अणुओं को 6 से 7 एटीएम यानी कि 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर 330 से 470 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए, तो हम ऐसे पॉलीथीन मिलता है जिसका घनत्व कम और गलनांक उच्च होता है। तो क्या होता है? घनत्व कम होता है और गलनांक उच्च होता है। तो एथीन के अणु आप देख पा रहे होंगे यहां पास। हम लोगों ने एथीन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा है। जो एथेन होता है ना, यानी कि इथेन, इसका फार्मूला क्या होता है? C2H6। अब C2H6 से जब एथीन बनता है तो इससे दो हाइड्रोजन निकल जाता है और उसका फार्मूला होता है
H4। तो यही एथीन है दोस्तों। ये एथीन जो है, ये एक मोनोमर का काम करता है। तो बहुत सारे एथीन को 330 से लेकर के 470 केल्विन ताप पर और 607 या 6 या 7 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक की सहायता से किसमें बनाया जाता है? कम घनत्व वाले पॉलीथीन बनाया जाता है। तो आप देखिए, इस प्रकार से हमने ऐसा बना देंगे और यहाँ एन लगा देंगे। तो एन लगाने का मतलब ये है कि इसके अंदर में बहुत सारे एकलक मिले हुए हैं। अब यही बन गया बहुलक, या ये कहें एथिलीन अणु का पॉलीथीन। नाम अब समझ आ गया पॉलीथीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है एथीन से बना है और एथीन होता है एकलक, और बहुलक जो है तो बहुलक बन गया पॉलीथीन। यह अल्प पारदर्शी और कठोर होता है, जिसके कारण इसका उपयोग बाल्टी और पाइप बनाने में होता है। यह अधिकतर रसायनों के प्रति निष्क्रिय होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। तो पॉलीथीन का दूसरी प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसे कहते हैं हम उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, जिसे कहा जाता है एचडीपी, यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एथीन के बहुत सारे अणुओं को जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ 473 केल्विन पर 1500 से लेकर के 2000 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, तो हम पारदर्शी पॉलीथीन मिलता है, जिसे उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन या एचडीपी कहते हैं। अब यहाँ भी प्रक्रिया वही हो रही है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ इस जगह सिचुएशन जो है बदल गई है दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है और वायुमंडलीय जो दाब है ना, वो कितना है? 1500 से लेकर के 2000 वायुमंडलीय दाब है, और ताप है 473 केल्विन। तो इस प्रकार से बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन कहलाता है, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहलाता है। चूंकि इस तरह के पॉलीथीन का घनत्व ज्यादा और गलनांक कम होता है, इसलिए ऐसे पॉलीथीन का उपयोग बोतल और पन्नियां बनाने में किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का आप देखते होंगे, बॉटल वगैरह जो है पानी पीने का जो है बना हुआ रहता है ना? और कुछ ऐसे मोटे जो पन्नी बना रहता है, यानी कि पॉलीथीन बना रहता है, आप देखते हैं वो आर पार जो है दिखाई देता है आपको। तो ये सभी जो है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होते हैं। अब आइए देखते हैं टेफ्लॉन। तो देखिए दोस्तों टेफ्लॉन के बारे में। तो देखिए, क्या आपने ऐसे बर्तन के बारे में सुना है जिसमें खाना पकाने पर खाना चिपकता नहीं है? यानी कि आप सभी ने देखा होगा, जिसे हम इंग्लिश में नॉन स्टिकी कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपने कढ़ाई वगैरह देखी होगी जिसमें एक परत लगी होती है और उसमें खाना जो है चिपकता नहीं है। आखिर इन बर्तनों पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई होगी? वास्तव में यह पदार्थ एक बहुलक टेफ्लॉन होता है। क्या होता है ये बहुलक? का नाम क्या है? टेफ्लॉन, जिसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण बनाने में भी किया जाता है। और टेफ्लॉन का उपयोग ऐसे पाइप या नली बनाने में किया जाता है जो संक्षारक पदार्थ, यानी कि सांद्र अम्ल, सांद्र क्षार, अम्लराज के संपर्क में आते हैं। यानी कि अम्ल क्षार के संपर्क में ज्यादा आते हैं, ऐसे पाइप का भी निर्माण करने के लिए जब कोटिंग का काम किया जाता है ना, उस जगह टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। आजकल टेफ्लॉन का उपयोग पैकिंग व गैस्केट बनाने में भी किया जाता है ना? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना होता है, जिसे उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो एथीन हमने आप देखा, आप इसमें देखेंगे इस एथीन में टेट्राफ्लोरोएथिन, यानी कि जो एथीन होगा ना C2H की जगह, तो एथीन में क्या होता है? C2H4 होता है, लेकिन टेट्राफ्लोरोएथिलीन में क्या होगा? C2F4 होगा। मतलब 4 फ्लोरीन जो है उस जगह लगा होगा दोस्तों। तो इसे ही देखिए, ये एकलक हो गया टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है? और टेट्राफ्लोरो जो एथीन है, वो क्या बन गया? टेफ्लॉन बन गया, बहुलक। इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पास मिल रही होगी। ये क्या बन गया? टेफ्लॉन। तो ये उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ है दोस्तों। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3300 डिग्री से कम तापमान पर टेफ्लॉन नहीं पिघलता है। मतलब 3300 डिग्री से अगर ऊपर ताप करोगे ना, तभी जो है ये बर्तन पे लगी हुई कोटिंग जो है वो पिघलेगी, और इतना ताप शायद आप जो है किचन में नहीं दे पाते। ठीक? और किसी भी रसायन के प्रति यह निष्क्रिय होता है। अतः टेफ्लॉन की परत चढ़े बर्तनों में खाना पकाते समय धीमी आंच का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से जो है हम टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं।
अब आइए देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखिए दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने कभी सोचा है कि रेनकोट या बरसाती टेबल कवर, साइकिल या मोटरसाइकिल में लगने वाला मडगार्ड, खिलौने, हाथ के दस्ताने और केबल तार या विद्युतीय सामान की कोटिंग में लगने वाले पदार्थ में क्या समानता है? तो यहाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग हुआ रहता है। तो देखिए, यदि इन सभी पदार्थों को देखें तो पता चलता है कि ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी कहा जाता है, पीवीसी के बने होते हैं। पीवीसी बनाने के लिए विनाइल क्लोराइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और यह भी ऊष्मा और रसायन के प्रति निष्क्रिय होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि इस प्रकार से विनाइल क्लोराइड में आपको देखने को मिलेगी जैसे C2H4। ये क्या है? ये जो है एथीन है। अब एथीन में एक हाइड्रोजन निकाल करके उस जगह हम लगा देंगे क्लोरीन, जैसे C2H3Cl। तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड का एकलक हो गया दोस्तों। इसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसमें? उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीविनाइल क्लोराइड में बदला जाता है। तो इसके एक-एक अणु किस प्रकार से जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ क्लोरीन है, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ क्लोरीन है। इस प्रकार से आपको बनाना है और ऐसा ब्रैकेट लगाने के बाद आपको बाहर में एक एन लगा देना है। यानी इसके अंदर बहुत सारे एकलक मिलकर के बने हुए हैं और बहुत सारे एकलक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बहुलक बन जाते हैं। इस प्रकार विनाइल क्लोराइड जो एकलक है वो आपस में जुड़ करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से बहुलक तो बहुत सारे हैं और इसी प्रकार से बहुलक का निर्माण होता है। तो बहुलक के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही बहुलीकरण कहा जाता है। अब आपने देखा बहुलक तो बहुत से बन गए हैं, लेकिन ये जो पॉलीथीन है वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो आज वर्तमान में दोस्तों आपने देखा होगा कि पॉलीथीन की वजह से ही क्या हो गया? पॉलीथीन कभी-कभी बैन करने के लिए भी जो है सरकार से बीच-बीच में आपको देखने को मिलती होगी, आदेश आते रहता है ना? और ये पॉलीथीन किस प्रकार से कितने हद तक पर्यावरण को नुकसान कर सकता है, इस बात से आप जान सकते हैं दोस्तों कि पॉलीथीन जो है ना, निर्माण तो एक बार आप कर लेंगे, लेकिन पॉलीथीन को नष्ट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉलीथीन जो है दोस्तों कभी सड़ता नहीं है। उसको रिसाइकल करके दूसरे पदार्थ बनाया जा सकता है। अगर आप उसको जलाएँगे, तो भी बहुत भारी मात्रा में जो है प्रदूषण होगा, क्योंकि पॉलीथीन में अधिक मात्रा में आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं ना, उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है? और कार्बन जो है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो वातावरण और प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसी प्रकार से अगर मान लो ऑक्सीजन की कमी है तो वही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इस प्रकार से आप जला करके भी उसे नष्ट नहीं कर सकते। तो पॉलीथीन का कम से कम उपयोग वर्तमान में हमें करना चाहिए, क्योंकि अधिक उपयोग जो है भविष्य में बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है इसके देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।